अब अगर मान लीजिए कि एक महिला जॉब कर रही है, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर है, तो उसका आर्थिक विकास तो हो गया, लेकिन घर पर उसे प्रताड़ित किया जा रहा है, वो घरेलू हिंसा का शिकार है, वो घरेलू हिंसा का शिकार है। तो इसका मतलब कि उसका आर्थिक विकास तो हुआ, लेकिन क्या उसका सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास हुआ? नहीं हो पाया। उसे आज भी परिवार में हीन दृष्टि से देखा जाता है। जॉन राउल्स का जो थ्योरी ऑफ जस्टिस था, उसमें उन्होंने कहा था कि नो चेन इज स्ट्रॉन्गर देन इट्स वीकेस्ट लिंक। नो चेन इज स्ट्रॉन्गर देन इट्स वीकेस्ट लिंक। मतलब एक जंजीर उतनी ही सशक्त होती है जितनी कि उसकी सबसे कमजोर कड़ी। विकास को आप केवल आर्थिक कारकों से जोड़कर नहीं देख सकते। तो इकोनॉमिक फैक्टर्स तो हैं ही हैं, आर्थिक कारक तो हैं ही हैं, साथ ही साथ विकास जो है वो सामाजिक भी होना चाहिए। तो आर्थिक समृद्धि को इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। और आर्थिक विकास को हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहते हैं। आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में अंतर होता है। They both are different from each other. They are related to each other, but they are different. ये दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं, लेकिन ये दोनों भिन्न हैं, दोनों का अर्थ अलग होता है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक समृद्धि जो है, उसे एक मात्रात्मक अवधारणा कहते हैं। मात्रात्मक अवधारणा, इंग्लिश में इसको क्वांटिटेटिव कंसेप्ट कहते हैं। क्वांटिटेटिव, मात्रा, क्वांटिटी। तो समृद्धि मात्रात्मक अवधारणा है। इट इज अ क्वांटिटेटिव कंसेप्ट। जबकि विकास जो है वो एक गुणात्मक अवधारणा है। गुणात्मक अवधारणा है, मतलब क्वालिटेटिव कंसेप्ट। समझ में आएगा, बस सुनते जाइए। नहीं समझ में आएगा, मैं हूं, मैंने आप लोगों से कहा था कि डाउट क्लियर करके ही जाना है। तो आर्थिक समृद्धि एक मात्रात्मक अवधारणा है और आर्थिक विकास एक गुणात्मक अवधारणा है। समृद्धि का अर्थ क्या होता है? उत्पादन में बढ़ोतरी, या यूं कह लीजिए सकल घरेलू उत्पाद में बढ़ोतरी, ये आर्थिक समृद्धि है। सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है ये हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम राष्ट्रीय आय चैप्टर पर पहुंचेंगे, नेशनल इनकम चैप्टर डिस्कस करेंगे। उस समय हम उसे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जीडीपी या सकल घरेलू उत्पाद किसको कहते हैं। मान लीजिए ये भारत है, मेरे सारे डायग्राम अंडे के शेप में ही रहते हैं, तो आप डायग्राम पर नहीं जाएंगे, भावनाओं को समझेंगे। और मेरे सारे एग्जाम्पल 100 रुपए में ही रहते हैं। कभी कभी 1000 रुपए का एग्जाम्पल मैं दे देता हूं, अदरवाइज 100 रुपए के ही एग्जाम्पल रहते हैं। अगर मान लीजिए कि मैं आपको जीडीपी भी समझाऊंगा तो मैं यही कहूंगा कि मान लीजिए भारत का सकल घरेलू उत्पाद 100 रुपए का है, तो यहां भी एग्जाम्पल को छोटा रखने का पर्पस ये है, उद्देश्य ये है कि आपको चीजें समझ में आए। ठीक, तो मान लीजिए ये भारत है। भारत की सीमा के भीतर एक वित्तीय वर्ष में, एक फाइनेंशियल ईयर में हम जो कुछ भी उत्पादित करते हैं, चाहे वो वस्तु के रूप में हो या वो सेवा के रूप में हो, जब हम उन सब की वैल्यू को जोड़ देते हैं तो हमारा जीडीपी निकल कर आता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकल कर आता है। इसमें बहुत कुछ है, अलग से समझाऊंगा, अभी बस इतना समझ लीजिए।
तो जैसे मान लीजिए कि आप लोगों ने स्वेटर पहना है, जैकेट पहना है, ब्लेजर पहना है, क्लासरूम में ये पंखा लगा हुआ है, ये कैमरा लगा हुआ है, ये कंप्यूटर लगा हुआ है, ये जितने भी उत्पाद हैं एक वित्तीय वर्ष में जो कुछ भी उत्पादित होता है, उन सब के वैल्यू को जब हम जोड़ देते हैं तो हमारा सकल घरेलू उत्पाद निकल कर आता है, जीडीपी निकल कर आता है। तो जीडीपी की ये सबसे साधारण परिभाषा है। इसमें बहुत कुछ है, कुछ चीजों को जोड़ा जाता है, कुछ चीजों को नहीं जोड़ा जाता है, वो सब हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो जब ये जीडीपी बढ़ता है तो इसको आर्थिक समृद्धि कहते हैं। तो जीडीपी का बढ़ना मतलब क्या हुआ? उत्पादन का बढ़ना। तो जब देश में उत्पादन बढ़ता है तो इसको आर्थिक समृद्धि कहा जाता है। तो जैसे मान लीजिए कि अगर भारत ने 100 टन अनाज पैदा किया, फिर से बस एक एग्जांपल के तौर पर, साल में भारत ने 100 टन अनाज उत्पादन किया, अगली बार हमने 110 टन का उत्पादन कर दिया अगले वित्तीय वर्ष में, इसको भी हम आर्थिक समृद्धि कहेंगे। क्यों? क्योंकि उत्पादन 100 टन से बढ़कर 110 टन हो गया। या यूं कह लीजिए कि भारत ने पूरे साल 100 रुपए की वस्तु और सेवाओं का उत्पादन किया, तो ये भारत का जीडीपी। अगले साल अगर हमने 120 रुपए के वस्तु और सेवाओं का उत्पादन किया, तो इसका मतलब कि विगत वर्ष की तुलना में उत्पादन बढ़ा है, तो ये आर्थिक समृद्धि। तो जब उत्पादन बढ़ता है तो इसको आर्थिक समृद्धि कहते हैं। इसलिए इसको एक मात्रात्मक अवधारणा कहते हैं। ये मात्रा से संबंधित है कि उत्पादन पिछली बार कितना हुआ था, इस बार कितना हुआ, तो इसको आर्थिक समृद्धि कहते हैं। ये इकोनॉमिक ग्रोथ कहलाता है। लेकिन जब इस समृद्धि का लाभ हर एक व्यक्ति तक पहुंचे और आपके जीवन स्तर में सुधार सुनिश्चित हो, तब इसको हम आर्थिक विकास कहते हैं। तो जब आपके जीवन में गुणात्मक परिवर्तन होता है, जैसे मान लीजिए हो जाए, आपको रोजगार मिल जाए, आप अच्छा पहनने लगे, आप अच्छा खाने लगे, आपके सर के ऊपर एक छत हो जाए, तो इसको आर्थिक विकास कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि हरित क्रांति ने भारत में खाद्यान्न के उत्पादन को बढ़ावा दिया, और भारत जो है हरित क्रांति के कारण खाद्यान्न के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया। हम खाद्यान्न का निवल आयातक थे, मतलब कि हम जितना निर्यात करते थे उससे ज्यादा हम आयात करते थे पहले। लेकिन हरित क्रांति के बाद हम खाद्यान्न का निवल निर्यातक हो गए। मतलब आयात हम अभी भी करते हैं, लेकिन जितना हम आयात करते हैं उससे ज्यादा हम निर्यात करते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि दाल का आयात हम आज भी करते हैं। जो ऑयल सीड्स होते हैं ना, उनका आयात हम आज भी करते हैं, लेकिन गेहूं और चावल का हम निर्यात करते हैं। जब हम कृषि चैप्टर पर पहुंचेंगे तो उस समय आप लोगों को इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा कि जो एडिबल ऑयल होता है ना, खाद्य तेल, भारत खाद्य तेल के उत्पादकों में बहुत बड़ा उत्पादक है, बहुत बड़ा उत्पादक है खाद्य तेल के उत्पादकों में। लेकिन इसके बावजूद भारत जितना खाद्य तेल देश में प्रोड्यूस करता है उससे ज्यादा वो आयात करता है, क्योंकि हम खाद्य तेल के उत्पादन में आत्मनिर्भर आज भी नहीं है। ये क्वेश्चन यूपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के पीटी में पूछा जा चुका है, और इसके पीछे रीजन भी है। आपने देखा होगा कि हम कितना ऑयली खाना खाते हैं। हमारे पराठे से तेल एकदम टपकता रहता है, हमारे चिकन मटन और सब्जी में तेल ऊपर तैरता रहता है। तो खैर वो मुद्दा अलग है। लेकिन हरित क्रांति के कारण भारत जो है खाद्यान्न का निवल निर्यातक बना। हम जितना आयात करते थे उससे ज्यादा हम निर्यात करने लगे।
फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के गोदाम जो है वो लबालब अनाज से भरने लगे। तो ये आर्थिक समृद्धि थी, ये उत्पादन में बढ़ोतरी थी। लेकिन एक बात बताइए कि क्या अनाज के उत्पादन में बढ़ोतरी के बावजूद हम देश में भुखमरी को पूर्णतः खत्म कर पाए? नहीं। इसका मतलब कि समृद्धि हुई लेकिन विकास पीछे रह गया। समृद्धि के बिना विकास नहीं हो सकता है। अनाज का उत्पादन बढ़ेगा तभी उसका वितरण बढ़ेगा, तभी वो लोगों तक पहुंचेगा। तो समृद्धि जो है वो विकास के लिए अनिवार्य है, लेकिन पर्याप्त नहीं है। उत्पादन के बढ़ने के साथ साथ जो वितरण की व्यवस्था है वो भी तो दुरुस्त होनी चाहिए। तो जैसे जन वितरण प्रणाली, अगर भारत में ये दुरुस्त होती तो हर एक व्यक्ति की भुखमरी को हम दूर कर पाते। तो कहा जाता कि समृद्धि का लाभ हर किसी को मिला, इससे आर्थिक विकास सुनिश्चित हुआ। समृद्धि का लाभ हर किसी को मिला, इससे आर्थिक विकास सुनिश्चित हुआ। तो आर्थिक विकास जो है वो हमारे जीवन में गुणात्मक परिवर्तन को जन्म देती है। तो जब उत्पादन का लाभ समाज के हर एक व्यक्ति तक पहुंचे, इसको आर्थिक विकास कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि एक कंपनी ने उत्पादन बढ़ाया, तो ये आर्थिक समृद्धि है। लेकिन उस उत्पादन के बढ़ने के कारण दो लोगों को रोजगार भी मिला, तो ये आर्थिक विकास है। दो लोगों की बेरोजगारी दूर हुई। लेकिन अगर मान लीजिए कि एक कंपनी ने उत्पादन बढ़ाया और स्वचालित मशीन के माध्यम से बढ़ाया, तो उत्पादन तो बढ़ा लेकिन रोजगार नहीं मिला। तो इसका मतलब कि समृद्धि हुई, विकास नहीं हुआ। तो समृद्धि और विकास में ये अंतर है। समृद्धि विकास के लिए अनिवार्य है। उत्पादन बढ़ेगा तभी संसाधन लोगों तक पहुंचेंगे। लेकिन केवल समृद्धि से विकास हो जाए ये जरूरी नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि समृद्धि अनिवार्य तो है लेकिन पर्याप्त नहीं है विकास सुनिश्चित करने के लिए। तो संसाधनों के उत्पादन में बढ़ोतरी को हम समृद्धि कहते हैं। और जब संसाधन हर एक व्यक्ति तक पहुंचता है जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार सुनिश्चित होता है, तो इसको हम आर्थिक विकास कहते हैं। यह कंसेप्ट समझ में आया आप लोगों को? इसमें कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। अब देखिए, एक कंसेप्ट है इंक्लूसिव डेवलपमेंट का, समावेशी विकास का। एक कंसेप्ट है इंक्लूसिव डेवलपमेंट का, समावेशी विकास का। इंक्लूसिव डेवलपमेंट किसको कहते हैं? हिंदी में इंक्लूसिव डेवलपमेंट को समावेशी विकास कहते हैं। हिंदी में इंक्लूसिव डेवलपमेंट को समावेशी विकास कहते हैं। तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट है क्या? इसके दो पक्ष होते हैं। एक होता है डेवलपमेंट ऑफ ऑल। डेवलपमेंट ऑफ ऑल मतलब सबका विकास। और इसका दूसरा पक्ष होता है डेवलपमेंट इन ऑल द एस्पेक्ट्स, मतलब कि सभी पहलुओं में विकास। अब इसको फिर से ध्यान से सुनिएगा। डेवलपमेंट ऑफ ऑल का मतलब होता है कि हर किसी का विकास सुनिश्चित हो। मतलब देश का एक एक व्यक्ति विकास का लाभ प्राप्त करे। विकास की प्रक्रिया में कोई भी व्यक्ति पिछड़ा ना रह जाए। तो ये अंत्योदय और सर्वोदय की अवधारणा से संबंधित अवधारणा है। अंत्योदय और सर्वोदय के अवधारणा से संबंधित अवधारणा है। अंत्योदय का मतलब क्या हुआ? जो बिल्कुल अंत में है उसका उदय। मतलब
जो बिल्कुल निम्न स्तर पर है उसका उदय, उसका उत्थान। अगर हम ऐसा सुनिश्चित करते हैं तो सबका उत्थान सुनिश्चित होगा। तो अंत्योदय के माध्यम से हम सर्वोदय के लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। जॉन राउल्स का जो थ्योरी ऑफ जस्टिस था उसमें उन्होंने कहा था कि नो चेन इज स्ट्रॉन्गर देन इट्स वीकेस्ट लिंक। नो चेन इज स्ट्रॉन्गर देन इट्स वीकेस्ट लिंक। मतलब एक जंजीर उतनी ही सशक्त होती है जितनी कि उसकी सबसे कमजोर कड़ी। मान लीजिए कि आप एक जंजीर को खींचते हैं दो तरफ से, तो वो कहां से टूटेगी? वहां से टूटेगी जहां उसकी सबसे कमजोर कड़ी है। तो हम कह सकते हैं कि एक जंजीर उतनी ही सशक्त है जितनी कि उसकी सबसे कमजोर कड़ी। तो एक जंजीर को सशक्त बनाने के लिए किस कड़ी को सशक्त बनाना पड़ेगा? कमजोर कड़ी को। इसी को समाज के साथ जोड़ा जाता है। और जो मैंने कहा कि नो चेन इज स्ट्रॉन्गर देन इट्स वीकेस्ट लिंक, इसको समाज के साथ जोड़कर कहा जाता है कि नो सोसाइटी इज स्ट्रॉन्गर देन इट्स वीकेस्ट मेंबर। एक समाज उतना ही सशक्त होता है जितना कि उस समाज का सबसे कमजोर सदस्य। तो सामाजिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से आप किसको सशक्त बनाएंगे? कमजोर सदस्य को। यही अंत्योदय की अवधारणा है। तो डेवलपमेंट ऑफ ऑल मतलब कि सबका विकास, इसका अर्थ है कि विकास की प्रक्रिया में कोई भी पिछड़ा ना रह जाए। विकास का लाभ जो है वो हर एक व्यक्ति तक पहुंचे। तो विकास की प्रक्रिया का लाभ हर एक व्यक्ति तक पहुंचे, ये सबका विकास है। ये सबका विकास है। विकास की प्रक्रिया में कोई भी पिछड़ा न रह जाए, ये सबका विकास है। लेकिन डेवलपमेंट इन ऑल द एस्पेक्ट्स, सभी पहलुओं में विकास का तात्पर्य क्या है? देखिए, विकास को आप केवल आर्थिक कारकों से जोड़कर नहीं देख सकते। तो इकोनॉमिक फैक्टर्स तो हैं ही हैं, आर्थिक कारक तो हैं ही हैं, साथ ही साथ विकास जो है वो सामाजिक भी होना चाहिए। इसको सोशल कहिए या कल्चरल कहिए, तो सामाजिक कहिए या सांस्कृतिक कहिए, विकास इस पहलू में भी होना चाहिए। और इसके साथ साथ विकास राजनीतिक भी होना चाहिए, पॉलिटिकल भी होना चाहिए। इसके साथ साथ विकास राजनीतिक भी होना चाहिए, पॉलिटिकल भी होना चाहिए। तो डेवलपमेंट इन ऑल द एस्पेक्ट्स मतलब कि सभी पहलुओं में विकास का अर्थ है विकास आर्थिक भी होना चाहिए, विकास सामाजिक एवं सांस्कृतिक भी होना चाहिए, और विकास राजनीतिक भी होना चाहिए। विकास क्या है? डेवलपमेंट क्या है? एक परिवर्तन है जो कि सकारात्मक दिशा में देखने को मिल रहा है। तो गरीबी का दूर होना, भूखमरी का दूर होना, बेरोजगारी का दूर होना, आपका या समाज के हर एक व्यक्ति का इतना सक्षम हो जाना कि वे आवश्यकता की हर अनिवार्य वस्तु को प्राप्त कर सके। तो जैसे खाद्यान्न प्राप्त कर सके, वस्त्र प्राप्त कर सके, उनके पास आवास हो, स्वास्थ्य और चिकित्सा की सुविधाएं हो, और साथ ही साथ शिक्षा की सुविधा हो। तो ये जीवन की आधारभूत अनिवार्य आवश्यकताएं हैं। जब आप इनको प्राप्त करने में सक्षम हो जाते हैं तो इसको आर्थिक विकास कहते हैं। इसको आर्थिक विकास कहते हैं। लेकिन सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास क्या है? देखिए,
कई सारी सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, कई सारी सामाजिक समस्याएं हैं, कई सारी सामाजिक पिछड़ेपन की उदाहरण जो है वो भारत में या किसी भी अन्य समाज में देखने को मिल सकते हैं। जब हम उन सामाजिक समस्याओं को दूर करते हैं, जब हम उन सामाजिक भेदभाव को, अंतर को खत्म करते हैं, इसको सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास कहा जाता है। जैसे मान लीजिए भारत में जाति व्यवस्था है, इसमें अस्पृश्यता भी है, मतलब कि अनटचेबिलिटी भी है। एक जाति को हम उच्च मानते हैं, एक जाति को हम हीन मानते हैं। तो ये जो जाति पर आधारित भेदभाव है, ये एक सामाजिक समस्या है। जब इस तरह के भेदभाव खत्म होते हैं, दूर होते हैं, तो इसे हम सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि एक शूद्र है, उसने व्यापार किया और पैसा कमा लिया, उसका आर्थिक विकास हो गया। लेकिन अगर उसके बाद भी उसे अछूत माना जाए तो इसका मतलब कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास नहीं हो पाया, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास नहीं हो पाया। तो आर्थिक विकास अलग है, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास अलग है। भारत एक पितृसत्तात्मक समाज है। पितृसत्ता का मतलब होता है प्राधिकार पुरुषों के पास होना। तो भारत जैसे पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं को पुरुषों की तुलना में हीन दृष्टि से देखा जाता है। उनका जो स्तर होता है वो पुरुषों की तुलना में निम्न होता है। तो महिलाओं के प्रति अत्याचार भी होता है, महिलाओं के प्रति भेदभाव भी होता है। अब अगर मान लीजिए कि एक महिला जॉब कर रही है, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर है, तो उसका आर्थिक विकास तो हो गया, लेकिन घर पर उसे प्रताड़ित किया जा रहा है, वो घरेलू हिंसा का शिकार है, वो घरेलू हिंसा का शिकार है। तो इसका मतलब कि उसका आर्थिक विकास तो हुआ, लेकिन क्या उसका सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास हुआ? नहीं हो पाया। उसे आज भी परिवार में हीन दृष्टि से देखा जाता है। तो जब हम इस लैंगिक असमानता को दूर करते हैं, जब हम इस लैंगिक असमानता को दूर करते हैं, तो इसे भी हम सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास का उदाहरण कहते हैं। इसे भी हम सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास का उदाहरण कहते हैं। या फिर मान लीजिए कि किसी समाज में रंग भेद है। भारत में नहीं है, भारत में हर कोई काले में ही काउंट होता है। आप में से जो थोड़े से गोरे हैं वो अपने आप को फिरंगी ना समझें, हम भी आपसे ज्यादा काले नहीं हैं। तो भारत में रंग भेद नहीं है, कोई सांवला है, कोई भूरा है, कोई गेहुआ है, लेकिन व्हाइट कोई नहीं है। अगर आप भारत में व्हाइट हैं तो इसका मतलब कि किसी बीमारी से ग्रसित है। लेकिन पश्चिमी देशों में रंग भेद है। अब अगर मान लीजिए कि एक अश्वेत आर्थिक रूप से सक्षम है, लेकिन रंग भेद का शिकार है, तो इसका मतलब कि आर्थिक विकास तो हुआ, लेकिन सामाजिक सांस्कृतिक विकास अभी भी नहीं हो पाया। भारत की ही बात अगर लें तो धार्मिक रूप से भारत एक बहुलवादी समाज है। धार्मिक रूप से भारत एक बहुलवादी समाज है।
तो धार्मिक रूप से बहुलवादी होने का अर्थ क्या है कि कई सारे धर्मों का सह अस्तित्व भारत में देखा जाता है। कई सारे धर्मों का भारत में, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, तो अलग अलग धार्मिक समूह भारत में निवास करते हैं। अब अगर मान लीजिए कि भारत में बहुसंख्यकवाद विद्यमान हो, बहुसंख्यकवाद का मतलब क्या होता है कि जो बहुसंख्यक होते हैं वो अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं। वे ये मानते हैं कि हम संख्या में चूंकि ज्यादा हैं तो हम सर्वोच्च हैं, और जो अल्पसंख्यक हैं, जो संख्या में कम है, वो हमसे हीन है। जो अल्पसंख्यक हैं, जो संख्या में कम है, वो हमसे हीन है। तो इससे होता क्या है कि अल्पसंख्यकों के प्रति भेदभाव बढ़ता है। तो यदि मान लीजिए कि एक अल्पसंख्यक आर्थिक रूप से सक्षम है, लेकिन बहुसंख्यकवाद के कारण वो असुरक्षा के भाव से ग्रसित है, तो इसका मतलब कि उसका आर्थिक विकास तो हुआ लेकिन सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास नहीं हो पाया। तो सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास का अर्थ होता है कि जितने भी सामाजिक एवं सांस्कृतिक भेदभाव हैं उनका खत्म हो जाना। जितने भी सामाजिक एवं सांस्कृतिक भेदभाव हैं उनका खत्म हो जाना। तो चाहे जाति के आधार पर भेदभाव हो, चाहे लिंग के आधार पर भेदभाव हो, चाहे रंग के आधार पर भेदभाव हो, या फिर धर्म के आधार पर भेदभाव हो, जब ये सारे के सारे भेदभाव खत्म होते हैं तो इसको सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास कहा जाता है। राजनीतिक विकास किसको कहते हैं? समाज में लोकतंत्र बहाल होना, लोकतांत्रिकरण, ये राजनीतिक विकास है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, ये राजनीतिक विकास है। चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लेने का अधिकार, अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार, ये सब राजनीतिक विकास है। अब आप ये बताइए कि चीन की जीडीपी लगातार बढ़ रही है, आर्थिक समृद्धि हो रही है, उस आर्थिक समृद्धि का लाभ लोगों तक पहुंच रहा है, तो मतलब आर्थिक विकास भी हो रहा है। अब अगर मान लीजिए कि चीन में रंग भेद नहीं है, सब एक ही जैसे, जाति व्यवस्था नहीं है, तो जाति के आधार पर भी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं। चीन जो है वो धर्म में आस्था नहीं रखता है, लेकिन अलग अलग धार्मिक समूह वहां भी रहते हैं, तो धर्म के आधार पर भी भेदभाव बहुत ज्यादा वहां पर देखने को नहीं मिलता है। तो इसका मतलब कि चाइना में लोगों का आर्थिक विकास हो रहा है, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास भी हो रहा है। लेकिन आप ये बताइए कि क्या चीन में लोकतंत्र है? क्या लोगों को वहां चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लेने का अधिकार है? नहीं, चुनाव होते ही नहीं है तो अधिकार क्या होगा? क्या वहां लोगों के पास मतदान का अधिकार है? नहीं। तो इसका मतलब कि वहां आर्थिक विकास हो रहा है, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास हो रहा है, लेकिन राजनीतिक विकास नहीं हो रहा है। तो जब हम आर्थिक विकास भी सुनिश्चित करते हैं, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास भी सुनिश्चित करते हैं और राजनीतिक विकास भी सुनिश्चित करते हैं, तो इसको कहा जाता है डेवलपमेंट इन ऑल द एस्पेक्ट्स। डेवलपमेंट इन ऑल द एस्पेक्ट्स, सभी पहलुओं में विकास, सभी पहलुओं में विकास। तो जब सबका विकास होता है और चौतरफा विकास होता है,
हर एक पहलू में विकास सुनिश्चित होता है, तो इसको कहते हैं समावेशी विकास। इसको कहते हैं समावेशी विकास। यह समझ में आया? क्लियर है? तो समावेशी विकास का मतलब होता है हर किसी का विकास और हर एक पक्ष में विकास। तो मतलब कि आर्थिक विकास भी, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास भी और राजनीतिक विकास भी। ठीक। अब ये जो टॉपिक मैंने आप लोगों को अभी पढ़ाया, इसको आगे कनेक्ट करूंगा अलग अलग टॉपिक से। जैसे एक बार एक क्वेश्चन आया था कि भारत में रोजगार विहीन समृद्धि देखी गई, इसका कारण बताइए। तो देखिए, समृद्धि आप लोगों को समझ में आ गया, लेकिन उस समृद्धि के बावजूद भारत में रोजगार पैदा क्यों नहीं हुए, ये आप लोगों को तब बताऊंगा जब इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर चैप्टर पहुंचूंगा। तो आप सोच के देखिए, पहले दिन की क्लास से बिल्कुल आखिरी चैप्टर को जोड़ा जाएगा, बिल्कुल आखिरी चैप्टर को जोड़ा जाएगा। फिर जब मैं आप लोगों को मौद्रिक नीतियां पढ़ा लूंगा, इसके अलावा राजकोषीय नीति पढ़ा लूंगा, तो मैं आप लोगों को एक टॉपिक बताऊंगा, क्वेश्चन आंसर के रूप में बताऊंगा कि वे व्यष्टि एवं समष्टि कारकों को बताइए जिसने भारत में आर्थिक समृद्धि एवं विकास सुनिश्चित किए हैं। तो अभी केवल आप लोगों को आर्थिक समृद्धि और विकास मैंने बताया, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र का अंतर भी समझाया, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग अभी भी नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन के आंसर को लिखने के लिए यह जरूरी है कि हम मौद्रिक नीतियां पढ़ चुके हों, हम राजकोषीय नीति पढ़ चुके हों, मुद्रास्फीति जैसे चैप्टर्स हम पढ़ चुके हों, तभी आप कनेक्ट कर पाएंगे। कनेक्ट करना मैं सिखाऊंगा। बात समझ में आई? क्लियर है? तो अब एक काम बिल्कुल ना कीजिएगा, प्रीवियस ईयर का पेपर आप लोग उठाएंगे, जिस क्वेश्चन में समृद्धि दिख जाएगी शब्द, उस क्वेश्चन को लेकर आकर मेरे पास अगर कहेंगे कि सर इसका तो आंसर ही नहीं कर पा रहे हैं, जबकि आपने आर्थिक समृद्धि और विकास पढ़ा दिया, तो अभी केवल आर्थिक समृद्धि और विकास का कंसेप्ट समझाया है, उसको अलग अलग अर्थव्यवस्था के हिस्सों से कनेक्ट नहीं किया है। तो कुछ क्वेश्चन के आंसर आप हैंडल कर लेंगे समृद्धि और विकास से संबंधित, कुछ क्वेश्चंस के आंसर आप अभी भी हैंडल नहीं कर पाएंगे, तो उसको लेकर परेशान नहीं होना है, सब कवर हो जाएंगे। तो आर्थिक समृद्धि मात्रात्मक अवधारणा, आर्थिक विकास गुणात्मक अवधारणा, समावेशी विकास सबका विकास और चौतरफा विकास, ये मैंने आप लोगों को समझाया।